ये मुझे उस घर की याद दिलाता है जहाँ मैं पैदा हुआ था। उन्होंने कहा, यह बहुत सुंदर है, इसे दिल से बनाया गया है, इसमें बहुत जगह है। आजकल ऐसे घर बनते कहाँ हैं? वृद्ध महिला ने कहा, बिल्कुल ठीक, आजकल लोगों को सुंदर घर की कदर ही कहाँ है। वह तो बस एक छोटा सा अपार्टमेंट चाहते हैं और फिर वह अपनी कारों में बैठकर इतराते फिरते हैं। यह हमारे सपनों का घर था, उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा। हमने इसे प्रेम से बनाया था, मेरे पति और मैंने इसका बरसों तक सपना देखा था। हमने इसे बनवाने में किसी आर्किटेक्ट की मदद नहीं ली, हम लोगों ने खुद ही इसका नक्शा बनाया था। फिर उस महिला ने मिस्टर आर को पूरा घर दिखाया। मिस्टर आर ने उन खूबसूरत चीज़ों की दिल खोलकर तारीफ़ की जिन्हें वह महिला अपनी यात्राओं में खरीद कर लाई थी और जिन्हें सजोने में उसने जीवन बिता दिया था। मखली शाल, पुरानी अंग्रेज़ी टी सेट, सिल्क के पर्दे जो कभी फ्रांस के महल की शोभा बढ़ाते थे। घर दिखाने के बाद वृद्ध महिला मिस्टर आर को अपने गैराज में ले गई। वहाँ कवर से ढकी हुई एक नई चमचमाती पॉकेट कार खड़ी हुई थी। मेरे पति ने अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले ही यह कार खरीदी थी, महिला ने आहिस्ता से कहा। उसकी मौत के बाद मैं इसमें कभी नहीं बैठी। तुम अच्छी चीज़ों की कदर करते हो और इसलिए मैं तुम्हें यह कार तोहफे में देना चाहती हूँ। अरे आंटी, मिस्टर आर ने कहा, आप ये क्या कह रही हैं? आपने तो मुझे अभिभूत कर दिया। मैं आपकी उदारता की प्रशंसा करता हूँ, परंतु मैं इसे कैसे ले सकता हूँ? मैं तो आपका निकट संबंधी भी नहीं हूँ। मेरे पास एक नई कार है और फिर आपके कई रिश्तेदार इस पोकर कार के मालिक बनना चाहते होंगे। रिश्तेदार? महिला ने कहा, हाँ, मेरे रिश्तेदार तो मेरे मरने का रास्ता देख रहे हैं ताकि वह मेरी कार पर कब्जा कर सके, परंतु यह कार उन्हें नहीं मिलने वाली। अगर यह कार आप उन्हें नहीं देना चाहती तो फिर आप इसे बड़ी आसानी से किसी सेकंड हैंड डीलर को बेच सकती हैं, उन्होंने सुझाव दिया। बेच दूं? महिला चीखी, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस कार को बेचूंगी? क्या तुम्हें लगता है कि मैं कभी ये सहन कर पाऊंगी कि अजनबी लोग इस कार में घूमें? उस कार में जिसे मेरे पति मेरे लिए खरीद कर लाए थे। मैं इसे बेचने के बारे में तो सपने में भी नहीं सोच सकती। मैं ये कार तुम्हें दे रही हूँ, तुम सुंदर चीज़ों की कदर करते हो। उसने बहुत प्रयास किया कि वह कार को तोहफे को अस्वीकार कर दे, परंतु महिला का दिल दुखाए बिना ऐसा संभव नहीं था। वह वृद्ध महिला अपने बड़े पुराने महल में अपने मखमली शालों, फ्रांसीसी एंटिक्स और अपनी यादों के साथ रह रही थी और थोड़े से आदर, थोड़ी सी प्रशंसा के लिए तरस रही थी। वह भी कभी युवा और सुंदर थी। उसने भी कभी प्रेम से अपना सपनों का घर बनाया था और इसे सजाने के लिए पूरे यूरोप से दुर्लभ चीज़ें इकट्ठा की थी। अब वह बुढ़ापे में अकेले दिन गुजार रही थी और वह प्रेम चाहती थी, सच्ची सराहना चाहती थी और उसे यह कहीं नहीं मिले। और जब यह उसे मिले तो उसे लगा कि रेगिस्तान में झरना मिल गया है। अपनी कृतज्ञता दिखाने के लिए उसे अपनी पसंदीदा पॉकर कार को तोहफे में देने से कम कोई बात पर्याप्त ही नहीं लगी। अब हम एक उदाहरण लेते हैं। डोनाल्ड एम मैक्स मोहन न्यूयॉर्क में राई में लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स कंपनी लुइस एंड वैलेंटाइन्स का सुपरिटेंडेंट था। उसने हमें यह घटना सुनाई। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल कोर्स में भाग लेने के बाद एक दिन मैं एक प्रसिद्ध जज की जायदाद को लैंडस्केप कर रहा था। जज ने बाहर आकर मुझे निर्देश दिया कि वह कहाँ पौधे लगाना चाहते हैं। मैंने कहा, आपकी हॉबी बहुत अच्छी है। मैं काफ़ी देर से सोच रहा था कि आपने कितने सुंदर कुत्ते पाल रखे हैं। मुझे लगता है कि आप मेडिसन स्क्वायर गार्डन के शो में हर साल बहुत सारे ब्लू रिबन जीतते होंगे। इस थोड़ी सी प्रशंसा का प्रभाव बहुत ही आश्चर्यजनक पड़ा। हाँ, जज ने जवाब दिया, मुझे अपने कुत्ते के साथ बहुत आनंद आता है। क्या आप मेरा डॉग हाउस देखना पसंद करेंगे? जज ने मुझे 1 घंटे तक कुत्ते और उनके द्वारा जीते गए इनाम दिखाए। इसके बाद उन्होंने उनकी वंशावली का बखान किया और मुझे समझाया कि किस तरह उनके शुद्ध जातीय रक्त की वजह से ही वह इतने सुंदर और बुद्धिमान हो पाए हैं।
आखिरकार मेरी तरफ मुड़ते हुए उन्होंने मुझसे पूछा, क्या आपके यहाँ कोई छोटा बच्चा है? मैंने कहा, हाँ, मेरे एक बेटा है। क्या वह कुत्ते के पिल्ले से खेलना पसंद करेगा? जज ने पूछा। हाँ, वह तो खुशी से पागल ही हो जाएगा, मैंने जवाब दिया। ठीक है, तो फिर मैं उसे एक पिल्ला तोहफे के रूप में भिजवाना देता हूँ, जज ने घोषणा की। इसके बाद उन्होंने मुझे यह बताना शुरू किया कि पिल्ले को कैसे खिलाया जाता है। फिर वह रुके, अगर मैं आपको मुँह ज़बानी बताऊँगा तो आप भूल जाएंगे। बेहतर होगा कि मैं इसे लिख दूँ। जज घर के अंदर गए और वहाँ पिल्ले की वंशावली और खान पान की आदतें टाइम। उन्होंने सैकड़ों डॉलर का बहुमूल्य पिल्ला और अपना 1.25 घंटे का कीमती समय मुझे इसलिए दे दिया क्योंकि मैंने उनकी हॉबी और उनकी उपलब्धियों की सच्ची तारीफ की थी। कोडेक फ्रेंड जॉर्ज ईस्टमैन ने ट्रांसपेरेंट फिल्म का आविष्कार किया, जिसकी वजह से मोशन फिल्म बनना संभव हुआ। उनके पास $1 अरब की संपत्ति थी और वह दुनिया के सबसे सफल बिजनेसमैन में से एक थे। परंतु अपनी इन सारी अद्भुत उपलब्धियों के बावजूद वह भी प्रशंसा के उतने ही भूखे थे जितने कि आप और मैं। एक उदाहरण लें, ईस्टमैन रोचेस्टर में स्कूल ऑफ म्यूजियम और किलोवन हॉल बनाने जा रहे थे। ईस्टमैन की इन इमारतों में थिएटर चेयर्स लगती थी, इसलिए सुप्रीडेंट सिटिंग कंपनी के प्रेसिडेंट अपनी कंपनी के लिए उसकी कुर्सियों का ऑर्डर लेना चाहते थे। मिस्टर एडमंडसन ने आर्किटेक्ट को फ़ोन करके रोचेस्टर में मिस्टर ईस्टमैन से मुलाकात का समय ले लिया। जब एडमंडसन उनके ऑफिस पहुंचे तो आर्किटेक्ट ने कहा, मैं जानता हूं कि आप यह ऑर्डर हासिल करना चाहते हैं, परंतु मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर आप जॉर्ज ईस्टमैन का 5 मिनट से अधिक समय लिया तो आप अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। वह बहुत अनुशासित प्रिय व्यक्ति हैं, वह बेहद व्यस्त हैं, इसलिए जल्दी से अपनी बात कहो और वापस आ जाओ। एडमंडसन यह सब करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। कमरे में दाखिल होने के बाद एडमंडसन ने देखा कि मिस्टर ईस्टमैन अपनी डेस्क पर रखे कागजों के गट्ठे पर झुके हुए थे। थोड़ी देर बाद मिस्टर ईस्टमैन ने अपना सिर उठाया, चश्मा उतारा और मिस्टर एडमंडसन और आर्किटेक्ट की तरफ बढ़कर कहा, गुड मॉर्निंग, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आर्किटेक्ट ने उनका परिचय कराया और फिर मिस्टर एडमंडसन ने कहा, जब मैं बाहर आपका इंतज़ार कर रहा था मिस्टर ईस्टमैन, तो मैंने मन ही मन आपके ऑफिस की तारीफ कर रहा था। ऐसे ऑफिस में काम करने का किसका दिल नहीं करेगा। मैं इंटीरियर बिजनेस में हूँ और मैंने अपने जीवन में इससे सुंदर ऑफिस नहीं देखा। जॉर्ज ईस्टमैन ने जवाब दिया, आपने मुझे वह बात याद दिला दी जिसे मैं लगभग भूल चुका था। यह ऑफिस सुंदर है ना? जब मैंने इसे बनवाया था तो शुरू में मुझे इसमें काम करने में बहुत आनंद आ रहा था, परंतु अब मेरे दिमाग में दूसरी बातें सी बात रहती हैं और कई बार तो मैं हफ्तों तक अपने कमरे को ही ठीक से नहीं देख पाता। एडमंडसन ने उठकर अपने हाथ से एक पैनल को छुआ। यह इंग्लिश ऑक है ना? ये इटालियन ऑक से ज़रा हटकर है। हाँ, ईस्टमैन ने जवाब दिया, यह इम्पोर्टेंट इंग्लिश ऑक है। इसे मेरे दोस्त ने ख़ास तौर पर पसंद करके चुना था और मेरा दोस्त लकड़ियों का विशेष है। फिर ईस्टमैन ने उसे पूरा कमरा दिखाया, उसके आकार पर टिप्पणी की, उसके रंग और वह सारी चीज़ें जिनकी उन्होंने योजना बनाई थी और जिसके अनुसार यह कमरा तैयार हुआ था। कमरे में घूमते समय और लकड़ियों के काम की सराहना करते हुए वह लोग एक खिड़की के सामने रुक गए और जॉर्ज ईस्टमैन ने अपने विनम्र अंदाज में उन संस्थाओं की ओर संकेत किया जिनके द्वारा वह मानवता की सेवा करने की कोशिश कर रहे थे। यूनिवर्सिटी ऑफ रोचेस्टर, जनरल हॉस्पिटल, होम्योपैथिक हॉस्पिटल, फ्रेंडली होम, चिल्ड्रन हॉस्पिटल इत्यादि। एडमंडसन ने दौलत का आदर्शवादी उपयोग करने के लिए उनकी तारीफ की कि वह अपनी संपत्ति का उपयोग मानवता के दुखद कम करने के लिए कर रहे हैं। फिर जॉर्ज ईस्टमैन ने कांच का एक केस खोला और उसमें से अपना पहला कैमरा निकालकर एडमंडसन को दिखाया, एक आविष्कार जिसे उन्होंने एक अंग्रेज से खरीदा था। एडमंडसन ने विस्तार से पूछा कि बिजनेस में इतनी अपार सफलता हासिल करने से पहले उन्हें शुरुआत में किस तरह के संघर्षों से गुजरना पड़ा।
मिस्टर ईस्टमैन ने अपने बचपन की गरीबी के बारे में बताया कि किस तरह उनकी विधवा माँ बोर्डिंग हाउस चलाती थी जबकि वह एक बीमा ऑफिस में कलीग का काम करते थे। गरीबी का राक्षस उन्हें दिन रात डराता रहता था और इसी वजह से उन्होंने यह संकल्प लिया कि वह इतना अधिक धन कमाएंगे कि उनकी मां को काम करने की ज़रूरत ही ना रहे। मिस्टर एडमंडसन सवाल पूछते रहे और मन लगाकर पूरी बात सुनते रहे। फिर मिस्टर ईस्टमैन ने बताया कि किस तरह वह ड्राइंग फोटोग्राफिंग प्लेट्स के साथ प्रयोग करते थे, किस तरह वह पूरे दिन ऑफिस में काम करके रात को प्रयोगशाला में काम करते थे, जबकि लेने का समय भी वह प्रयोग के दौरान ही निकाल पाते थे, जबकि केमिकल्स अपना काम करते रहते थे। कभी कभी तो लगातार 72 घंटे तक वह अपने कपड़े भी नहीं बदलते थे और वह उन्हें कपड़ों में सोते भी थे और काम भी करते थे। जेम्स एडमंडसन को ईस्टमैन के ऑफिस में घुसने से पहले ये चेतावनी दी गई थी कि मुलाकात 5 मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए, परंतु 2 घंटे गुजरने के बाद भी उनकी बातें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अंत में जॉर्ज ईस्टमैन ने एडमंडसन से कहा, पिछली बार मैं जापान से कुछ कुर्सियां लेकर आया था और उन्हें अपने पोर्च में रखा दिया था, परंतु सूर्य की गर्मी के कारण उनके पेंट उखड़ गया। इसलिए मैं कुछ दिन पहले बाजार जाकर पेंट लाया और मैंने अपने हाथों से उन कुर्सियों को पेंट किया है। क्या आप देखना चाहेंगे कि मैंने कैसे पेंट किया है? अच्छा, तो आइए मेरे साथ लंच पर मेरे घर चलिए और मैं आपके वो कुर्सियाँ दिखाता हूँ। लंच के बाद मिस्टर ईस्टमैन ने एडमंडसन को वह कुर्सियाँ दिखाईं जिन्हें वह जापान से खरीद कर लाए थे। उनकी कीमत कुछ डॉलर से अधिक ना थी, परंतु जॉर्ज ईस्टमैन को, जो अब एक अरबपति था, इस पर गर्व था कि इन कुर्सियों को उसने खुद पेंट किया था। जिस कुर्सियों का ऑर्डर लेने के लिए एडमंडसन गया था वह ऑर्डर $90,000 का था। आपको क्या लगता है ऑर्डर किसे मिला होगा, जेम्स एडमंडसन को या उसके किसी प्रतिनिधि को? इस घटना के बाद जॉर्ज ईस्टमैन और जेम्स एडमंडसन पक्के दोस्त बन गए और उनकी दोस्ती मिस्टर ईस्टमैन की मृत्यु तक चलती रही।